सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट वीडियो में इसका अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपने एसिड्स का नेचर, बेस का नेचर, सॉल्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ ली हैं। किस तरह से हम पहचानते हैं कि कैसे एसिड्स होते हैं, कैसे बेस होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए थे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे हमने वो वीडियो छोड़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। तो यहाँ आज के वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को डिटेल में समझेंगे कि कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो हमको हेल्प करते हैं किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में, या कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तो कैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके इन चीजों को पहचान सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और लेट्स स्टार्ट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। डेफिनेशन प्रॉपर मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब हम बहुत ही सिंपल वे में लेंगे कि हम बहुत ही कॉमनली हम इन यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। It shows different colors at different concentration of hydrogen ion in the solution. बेसिकली ये क्या करता है, आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लिटमस पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, फिनोफ्थलीन पढ़ा, तो वहां पर पर्टिकुलर एक कलर जो है वहां पर भी क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो, उसका एग्जांपल हमने पढ़ा था पीएच। ठीक है, पीएच पेपर जो होता है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब इस पे हमको एक पूरा जो कलर का चार्ट है वो दिया होता है। जब हम पीएच पेपर पर किसी भी एसिड या बेस को ड्रॉप करते हैं तो वो जिस तरह से अपना कलर चेंज करेगा उसको हम, जो हमारे को एक स्केल दिया उससे हम रिजेंबल करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि इसकी पोटेंसी क्या है, जो एसिड है उसकी क्या पोटेंसी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल वे में आपको इस बार बता रही हूँ डेफिनेशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन की भी बात कर रहे हैं। तो पीएच का मतलब हो गया पोटेंसी या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कितना हाइड्रोजन आयंस की पावर है वो उस सब्सटेंस को उतना एसिडिक बनाता है। तो ये पीएच स्केल होता है जहां पर 0 से लेके 14 तक मार्क होते हैं। सेंटर में जो 7 होता है वहां पर हम बताते हैं कि जो सब्सटेंस है, अगर किसी भी सब्सटेंस को आपने पीएच पेपर पर, उसके सॉल्यूशन को पीएच पेपर पर ड्रॉप करा है और वहां पर कोई कलर चेंज नहीं आया है तो उसको हम कहते हैं, या वो ग्रीन कलर का आता है। कोई कलर का मतलब अभी मैं आपको कलर्स बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे कलर्स का वेरिएशन होता है। तो जो ग्रीन कलर आएगा इट शोज कि जो सब्सटेंस है दैट इज न्यूट्रल। अब जब हम न्यूट्रल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब आप इस 7 से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करोगे तो आप देखो 6 5 4 3 2 1 0। तो जितना ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप जाओगे उतना ही जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा, जितना आप राइट हैंड साइड पर जाओगे उतना ही वो सब्सटेंस बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 0 पर जो है सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं और 14 पर हमको सबसे ज्यादा बेसिक मिलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप के मन में आ सकता है, रेस कर सकते हो कि जब हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पढ़ रहे हैं तो बेसिस तो हम पढ़कर क्या है कि वहाँ OH आयंस होते हैं, तो हम इस स्केल पर OH आयंस को कैसे मेजर कर लेंगे। तो इसको बच्चों इस तरह से समझते हैं कि इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रोजन के संग अगर हम OH आयंस भी हमेशा प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जहाँ है वहाँ न्यूट्रल होना ही है, जहाँ न्यूट्रल है वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयंस है। तो यहाँ से अगर हम इस तरफ चलते आए हैं तो
लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है, OH आयंस की कंसंट्रेशन लो हो रही है। ठीक है, इसको एरो को मैं इस तरह से कर देती हूँ। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो OH आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और अगर हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो इधर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लो हो रही है और जो OH आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन हाई हो रही है। तो इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्यूशन बता सकते हैं। दोनों तरफ हम लोग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिक लिखा है तो उसको मैं चीज क्लियर कर रही हूँ कि क्यों मैंने उसको बेसिक लिखा है। जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक होगा ना नेचर में। तो हम हाइड्रोजन आयंस के ही रेफरेंस में यहाँ बात करेंगे। अगर हाइड्रोजन आयन की पोटेंसी जो है, पावर जो है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर इंक्रीज हो रही है देन इट इज एसिडिक, और अगर राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन आयंस की पावर जो है वो कम हो रही है then it is basic in nature। तो ये pH स्केल से आपको समझ आ गया। अब मैं आपको डिफरेंट इसके जो कलर आते हैं, हम कोई भी जब सब्सटेंस ड्रॉप करते हैं pH स्ट्रिप पर तो उसका जो चेंज होता है कलर, वो मैंने यहाँ पर आपको इस टेबल के थ्रू बताया है। तो इसको हम समझेंगे। कलर ऑन pH पेपर, 4 कॉलम मैंने बनाए हैं। कलर ऑन pH पेपर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन, राइट। अगर कलर डार्क रेड कलर का आता है, अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन डाला है पीएच पेपर के ऊपर और इट टर्न्स इनटू डार्क रेड, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस जो है हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। ठीक है। सेकेंड हम लेंगे कि अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन ड्रॉप करा है पीएच पेपर पर और इट गिव्स ऑरेंज या येलो कलर, तो वो सब्सटेंस एसिडिक की कैटेगरी में रखेंगे, एसिड है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई है और OH आयन कंसंट्रेशन लो है। मतलब इससे कम एसिडिक हो गया। ये डार्क रेड था, ये हाईली एसिडिक है, इससे कम एसिडिक ये हो गया है। इसके बाद अगर ग्रीन कलर आ जाता है तो वो न्यूट्रल है, वहां पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है। अब अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला है पीएच पेपर पर, तो अगर वो ब्लूइश ग्रीन या ब्लू सा कलर देगा तो इट मींस जो नेचर है सॉल्यूशन का वो अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन जो बेस वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, और इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्योंकि बेस की साइड में आ गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या लो हो जाएगी और जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो हायर साइड पे जाएगी। अब अगर यही ब्लू कलर डार्क होने लगता है और डार्क होते होते वायलेट तक पहुंच जाता है, इट मींस इट इज हाईली बेसिक and hydrogen ion concentration is very low and OH ion concentration is very high। तो इस तरह से हम पीएच पेपर को रीड करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है पीएच पेपर की। अगर पीएच ना हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ना हो तो क्या है, कुछ नहीं है। हमें कोई डेली लाइफ में तो हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इससे हम समझेंगे यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली की लाइफ में क्या होता है। सबसे पहले अगर हमको अपनी बॉडी की पीएच पता है तो हम अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है। जो तबीयत आपकी खराब होती है, जब इलनेस आती है, तो वहां पर बॉडी की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। ये डॉक्टर लोग ही समझते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो मेडिसिन देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग देते हैं पीएच को भी बैलेंस करने के लिए। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। अगर हमको पीएच ना पता होती तो हमको कैसे पता होता कि इस पीएच पे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क करती है। इससे कम होगा तो हम बीमार होंगे, इससे ज्यादा होगा तो हमको बीमारी होगी। तो इसलिए पीएच की इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफी है। pH of rain less than 5.6 called acidic। अगर जो रेन होती है उसकी pH निकालें और वो 5.6 से कम होगी तो इट मींस इट इज एसिड रेन। तो एसिड रेन का आपको पता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है, कितना इसका बैड इफेक्ट होता है। ताजमहल येलो पड़ रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग, एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट, सॉइल जो है वो खराब हो रही है। तो कितना बैड इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन का। तो इस तरह से हम एसिड रेन को अगर हम चेक कर सकते हैं पीएच पेपर पर तो हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टेप्स उठा सकते हैं कि किस तरह से हमें एसिड रेन को कम करना है।
Tooth decay starts when pH of mouth less than 5.5. जब माउथ की pH 5.5 से कम होती है तो हमारी टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पर भी आपकी टूथ डिके होगा आप समझ जाओगे, तो आप क्या है उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करने लगोगे, बेस के गार्गल करने लगोगे, जिससे एसिडिटी जो है वो टीथ की बैलेंस हो जाए। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स हैं उनको एक प्रॉपर पीएच चाहिए होता है। आपने पढ़ा है कि सॉइल की एसिडिटी है तो उसको कैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके बैलेंस करते हैं, या बेस है तो हम उसको कैसे एसिडिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी बैलेंस बना रहा है सॉइल का। क्योंकि अगर पीएच सॉइल की गड़बड़ होगी तो जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी। तो प्लांट्स भी अच्छी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है उनको। नेक्स्ट, आर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड। हमारा स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एसिड वो एक रेंज होती है, अगर उस रेंज से ज्यादा बहुत माइन्यूट होता है, बहुत लाइट एसिड होता है, वीक एसिड होता है, तो अगर वो उसकी पीएच इंक्रीज करने लगती है तो आपको क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको क्या लेना होता है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड लेना होता है। तो ये हमको पता चल जाता है कि हाँ पीएच हमारी गड़बड़ हो रही है, तो हमको उस तरह से बैलेंस करना पता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। एनिमल्स कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं, अगर आप कभी भी हनी बी को छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो वो आपको स्टिंग मारेगी, और उसके स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उससे इरिटेशन होने लगती है। तो अगर आप उसके आपको पता है कि वो एसिड होता है, तो आप उसके ऊपर अगर कोई वीक बेस लगाओगे, जैसे बेकिंग पाउडर लगा लिया, या आपने जो हाँ बेकिंग पाउडर इज सफिशिएंट, बेकिंग पाउडर लगा लिया, माइल्ड होता है वो, तो आप क्या है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो इसलिए हमको पीएच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा डव सोप आता है। डव सोप क्या कहता है, आपकी स्किन होती है एसिडिक, ठीक है, तो डव सोप क्या है वो बेस है, तो वो आपकी स्किन को बेसिक कर देता है, मतलब बेसिक नहीं करता, न्यूट्रल कर देता है, जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से हमको पीएच का पता होना बहुत जरूरी है, और ये हमारे यूजेस हो जाते हैं बेसिकली। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। काफी डिटेल में आपने समझ लिया, इसको बहुत अच्छे समझना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्ट्स। अब पढ़ेंगे हम सॉल्ट्स। सॉल्ट्स इन जनरल क्या होते हैं, जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब इन जनरल आप सॉल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझोगे। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उससे सॉल्ट बनता है। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल नेचर का है। अगर हम नॉर्मली इस चीज को समझेंगे, आगे हम देखेंगे कि सॉल्ट्स भी जो हैं वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो इन जनरल अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझना चाहते हैं या सॉल्ट प्रिपरेशन को समझना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी सॉल्ट होगा, सपोज करिए ये NaCl सॉल्ट है, तो इसमें एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। तो ये आयनिक चार्ज होते हैं, आयनिक सॉल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्केलेटन रिएक्शन इसका, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्ट प्रिपेयर होगा उसके साथ वाटर निकलता है। अब ये किस टाइप का नेचर है, एसिड्स बेस आपने पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो किस टाइप के नेचर है एसिड और बेस का जो कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं, उसके बेसिस पर हम सॉल्ट्स को तीन कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जो है न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं आफ्टर रिएक्शन। इसमें पीएच जो है वो 7 होगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका ले तो NaCl एंड कैल्शियम सल्फेट। NaCl कैसे हुआ, NaCl में बेस क्या है, NaOH, और आपको पता है NaOH जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl, इनके कॉम्बिनेशन से NaCl बनता है। तो यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया और ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया।
कैल्शियम सल्फेट की आप बात करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड प्लस H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बना, जब उनमें रिएक्शन हुई है तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच जो है वो 7 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स में क्या है, अगर एसिडिक नेचर आ रहा है तो जो करेक्टर, जो भी प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी उसी की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी जो ओवरऑल सॉल्ट बनेगा। तो एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है। ठीक है, अब अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होंगे इनका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, अगर हम अमोनियम क्लोराइड में देखें तो ये अमोनियम क्लोराइड में बेस क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एसिड क्या होगा, इट इज HCl। तो अब आप बताइए, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यही तो बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनते हैं उनको हम एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में इसमें भी सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा और यहाँ पर HNO3, HNO3 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये हो गए एसिडिक सॉल्ट्स। और अगर हम बेसिक सॉल्ट्स की बात कर लेंगे तो बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड वीक एसिड होगा और इसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगी। अभी हमने पीएच स्केल पे समझ लिया था कि कब हम एसिड कहते हैं और कब हम बेस कहते हैं, पीएच स्केल पर पीएच जो मीटर है उसका, उसको रीड करके। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने देखा ये स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनेट कहां से आते हैं, कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ये वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। CH3CONA बहुत सिंपल है, CH3CONA में क्या आएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH, तो NaOH हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है जो आपको विनेगर में मिलता है। तो इस तरह से जो एसिड और बेस का नेचर होता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेंगे वो उस सॉल्ट की प्रॉपर्टी या उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के एसिड या बेस से वो मिलकर के बना है। अब हम आ जाते हैं सॉल्ट्स पर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कोई भी सॉल्ट दे करके। तो सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल सॉल्ट की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा NaCl और इसका कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट। देखिए आपको इसके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड इसके कॉमन नेम, तीनों चीजें याद करनी है किसी भी सॉल्ट की। इनकी एक प्रिपरेशन मेथड याद करना है और एक बहुत ही कॉमन सा, बहुत अच्छा सा इनका यूज जो है वो याद रखना है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड का NaCl का सब फेमिलियर होते हैं, घर में जो आप नमक खाते हो उसी को हम NaCl कहते हैं, कॉमन सॉल्ट है। अभी हमने देख लिया उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। स्ट्रॉन्ग ये जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है NaOH और HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, उनके कॉम्बिनेशन से NaCl बनेगा। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो जो नमक है वो कहाँ से निकाला जाता है, सी से निकाला जाता है। सी वाटर को एक जगह कलेक्ट करके और फिर जब उसका इवोपरेशन करा जाता है तो जितना भी सॉल्ट होगा उसमें डिसॉल्व होगा, वो नॉन वॉलेटाइल होगा, तो वो तो वेपर्स के संग इवोपरेट नहीं होगा, वो वहीं उसमें सेटल डाउन हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और जो भी उसमें इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो इवोपरेट नहीं होती हैं, नॉन वॉलेटाइल जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी उस सॉल्ट के संग वहीं पर क्रिस्टलाइज हो जाएंगी। तो इस तरह से जो सॉल्ट है वो सेपरेट करा जाता है सी वाटर में से। उस सी जो सॉल्ट बना है अब वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो उसको वहां से फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वो इम्प्योरिटीज दूर करी जाती है उसमें और उसके बाद फिर वो प्रिपेयर होकर पैकेट में भर के हमारे घर तक आता है। तो इस तरह से जनरल प्रिपरेशन हो गई। जो सोडियम क्लोराइड है जब इसको वाटर में मिक्स करा जाता है, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है,
उसको हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर NaOH और HCl की जब रिएक्शन होगी तो NaCl एंड H2O फॉर्म होता है। कई बार आपने पढ़ोगे कि जो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, इसको रॉक सॉल्ट से भी रिमूव करा जाता है। रॉक सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट होता है। देखो जो सी है वो बहुत 100 ऑफ ईयर्स में जो है अपने आप ड्राई होना शुरू कर देता है। ऐसा कम ही जगह देखा जाता है बट ऐसा होता है। और कई बार वो पानी जो है उसका कहीं अपने आप ही एकदम ड्राई होने लगेगा वो सी, और उसके बाद जो वो क्रिस्टल्स उसके बनते हैं, इससे धीरे धीरे करके रॉक्स भी बन जाती हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो जो रॉक्स होती हैं या ये जो रेड सॉल्ट जो बन जाता है, इसका रेड कलर का बनता है इससे, जो कई सालों में इस तरह से पूरा का पूरा सी एकदम ड्राई हो जाता है और वो क्रिस्टल्स सॉल्ट के रह जाते हैं, उसके संग बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं, तो वो रेड कलर का बन जाता है, उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो उससे भी इस NaCl को, उस रॉक सॉल्ट को क्या प्यूरिफाई करेंगे, तो जो हम कॉमन सॉल्ट है वो उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH, एंड कॉमन नेम इसका है कास्टिक सोडा। बहुत कॉमन है, घरों में आपने बहुत देखा होगा ये कास्टिक सोडा घर में रहता है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। लेबोरेटरी में तो मेन रिएजेंट होता है, घरों में इसको इस तरह से यूज नहीं करा जाता कि आप और हम इसको यूज कर लें, थोड़ा स्पेसिफिक उसके यूजेस होते हैं। तो इसको इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी यूज करा जाता है। अब जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, देखिए आयंस है, आपने पढ़ा कि NaOH या सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो इनके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, इस सॉल्यूशन एक बीकर लिया, उसमें हमने NaOH फिल करा, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड एंड कैथोड, और उनका कनेक्शन हमने वायर से कर दिया सेल के थ्रू, तो क्या होगा, अब वो एक सर्किट बन गया, पूरा सर्किट उसमें आ गया, तो करंट उसके थ्रू फ्लो करेगी। तो एक इसमें पॉजिटिव रॉड ली जाती है और एक नेगेटिव रॉड ली जाती है। जो पॉजिटिव रॉड है उसको कहेंगे कैथोड और जो नेगेटिव है उसको कहेंगे एनोड। और उनको जो है फिर इस तरह से, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इस तरह से एक सेटअप करा जाता है। यहाँ पर 2 रॉड लगाई जाती हैं, ये इसमें वायर है, और इनको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई तो ये एनोड हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कैथोड हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से इसका, और इसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक बैटरी है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करी जाती है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर कैथोड पर, और जो है फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर हो जाएगा, और उससे यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है शुरू हो जाता है NaOH का। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नाम से कि क्लोर एल्कली प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो यहाँ पर आपने NaCl एंड वाटर लिया है, यहाँ पर जो लेंगे ये NaCl प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं इसको। NaCl का हाइड्रोलिसिस, जो कॉमन सॉल्ट है उसका जब हाइड्रोलिसिस करा जाता है तो हमको NaOH सॉल्ट मिलते हैं यहाँ पर। अब इसको देख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl मैंने एक्वस सॉल्यूशन आपको बता दिया, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, ये डिकम्पोज होगा तो ये NaOH फॉर्म करता है। रिएक्शन देख लीजिए, 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH, Cl2 and H2। जो इसके ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये नाम से रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, क्लोर एल्कली मेथड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे हमें सिर्फ NaOH ही नहीं मिल रहा है, जो इंडस्ट्रियली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है NaOH की, सिर्फ NaOH ही नहीं मिल रहा है, हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस क्लोरीन और बहुत इंपॉर्टेंट गैस हाइड्रोजन भी इससे हमको मिल रही है। तो जो एनोड है वहां पर क्लोरीन गैस जाती है, और जो कैथोड है वो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होती है। यहाँ पर जाएगी क्लोरीन गैस और यहाँ जाएगा हाइड्रोजन। अब इसका हम यूज देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्लोरीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाइड्रोजन का भी है एंड NaOH का भी है, तो ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ लेते हैं। हमने सॉल्ट NaCl लिया है, एक्वा सॉल्यूशन लिया था हमने इसका यहाँ पर।
अब ये जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा तो एक एनोड पे प्रोडक्ट, कैथोड पे प्रोडक्ट मिल रहा है, एक एनोड पे मिल रहा है और एक हमें सॉल्यूशन में मिल रहा है NaOH, जो काफी कुछ कैथोड की साइड ही बनता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा, एनोड पर क्लोरीन बनेगा। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है आपको पता है, जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं वहां पर फ्यूल में ये यूज होता है हाइड्रोजन। अमोनिया इससे प्रिपेयर करा जाता है, हाइड्रोजन से अमोनिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है इसको एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, फ्यूल में उसको हम यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन के संग कंबाइन करेंगे तो अमोनिया बना सकते हैं। और अमोनिया क्या आपको पता है फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। तो ये कितना इसका यूज हो गया। अब क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में ब्लीचिंग करी जाती है, डिसइंफेक्ट करा जाता है वाटर को, तो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी एक प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है, उसको बनाने में यूज करा जाता है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको बनाने में, क्योंकि इनका भी इंडस्ट्रियल यूज होता है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं वो इससे बनाए जाते हैं। जो गैमेक्सिन होता है, गैमेक्सिन अगर आपने सुना हो, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो क्लोरीन उसको बनाने के लिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, रिमूव करा जाता है और उससे बनाया जाता है। NaOH के यूजेस, NaOH जो है इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। जो भी आप सोप एंड डिटर्जेंट यूज करते हो उसमें NaOH होता है, ठीक है। कास्टिक सोडा उसमें होगा। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, जो पेपर मिल होती है वहां पे जो पेपर का पल्प है वहां पर यूज होगा उसको बनाने में। तो अच्छा, अब और देखो ये तो हो गया इसका इंडिविजुअल यूज। अगर हम इनका भी कॉम्बिनेशन कर देते हैं, इनको भी मिक्स कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो HCl गैस बनेगी। अब HCl कहाँ यूज होता है, बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है HCl। तो लेबोरेटरी में आपकी इतना यूज होगा HCl। मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज होता है HCl का, कॉस्मेटिक्स बनाने में HCl का यूज होता है। तो अब ये इंडिविजुअली तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम इनको यहाँ इसी रिएक्शन प्रोसेस में ही कंबाइन कर देंगे तो भी हमको बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस इससे मिल रहे होते हैं। ऐसे क्लोरीन को और NaOH को डायरेक्टली नहीं होता, ये स्टेप में होता है कि क्लोरीन NaOH से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ब्लीच बनाता है। ब्लीच का फॉर्मूला आपको याद करना है, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जाता है, CaOCl2। मैं अभी इसकी प्रिपरेशन आपको बता देती हूँ कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है। हाँ, ब्लीच आपको पता है बहुत हाउस होल्ड में, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, हेयर कलर जो होते हैं वहां पर यूज होता है। बाकी अगर डिटेन करवाना होता है तो वहां पर यूज होता है। ब्लीचिंग फैब्रिक, जो कपड़ों का कलर होता है उसको उड़ाना है और दूसरा कलर उस पर हमें करवाना है तो वहां पर ब्लीचिंग में ये यूज होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी प्रिपरेशन होती कैसे है। देखिए, इसकी जो प्रिपरेशन है वो होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से। अब कैसे ये बनता है, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस बस इतना ही है मेरे पास। जब कैल्शियम क्लोराइड कंबाइन करता है NaOH से तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप्स में होती है रिएक्शन, डायरेक्टली क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन हम नहीं करवाते, अदरवाइज वो फिर हमको NaCl ही मिल जाएगा, तो वो नहीं करवाते। स्टेप्स में इसको यहाँ से सेपरेट कर लिया और NaOH को जो है हमने कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया। तो जब NaOH कैल्शियम क्लोराइड के संग रिएक्ट करेगा, NaOH कैल्शियम क्लोराइड के संग रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एंड वाटर बनेगा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये क्लोरीन के संग, ये इस क्लोरीन के संग रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with chlorine and it will form CaOCl2 plus water। जब भी सॉल्ट बनेगा तो उसके संग वाटर जरूर निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको अगर इस तरह का ऑप्शन दिया होता है कि सिर्फ सॉल्ट दिखा रखा है ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में सॉल्ट प्लस वाटर दिखा रखा है तो आप किसको क्लिक करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर को। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें जो आप पढ़ रहे हो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बिल्कुल ओवरलुक नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है ये ब्लीच की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो डायरेक्टली ना हो करके, लेकिन इसका कितना यूज है तो इसलिए इतना आपने इसका यूज देखा, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बाय नेम एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोर एल्कली
प्रोसेस। ठीक है, इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए। पेपर इंडस्ट्री में ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑयल रिफाइनिंग के लिए यूज होगा। यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चर मैंने बता दिया वहां पर। यूज एज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड में क्लोरीन जो है पेस्टिसाइड में। तो इन जनरल इसका कॉमन मिला करके सारे हमने यहाँ पर यूजेस लिख दिए हैं। तो ये अपने में अब आपने समझ लिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये सॉल्ट है। अब इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, जो आपके घर में किचन में मिलता है। तो आप अपने घर में किचन में मम्मी से पूछेगा, वो आपको शो करेंगे कि किस तरह का बेकिंग सोडा होता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इन चार चीजों को मिक्स करा जाता है तो हमको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? माइल्ड होता है, नॉन करोसिव बेस होता है, हल्का बेस होता है, वीक बेस होता है। जब भी आपने, मैंने पहले बताया है आपको कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, अगर आप उनको टच करोगे तो दे आर वेरी करोसिव। आपके हाथ जला देंगे, हाथ में ब्लिस्टर आ जाएंगे, इरिटेशन होने लगेगी, रेडनेस हो जाएगी, तो वो बहुत करोसिव होता है। लेकिन ये करोसिव नहीं है, माइल्ड है, हल्का है, वीक है। When it is heated during cooking, it releases carbon dioxide। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जब भी इसको हीट करा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ये जो भी मैं आपको सॉल्ट्स के नेम ले रही हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं और उनको लर्न भी करना है कि क्या सॉल्ट के क्या नेम होते हैं। यहाँ मैंने बोला अमोनियम क्लोराइड, यहाँ आया सोडियम कार्बोनेट। जब ये वाटर इसको हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फूड को, जो भी फूड आप खाते हो, जो बेकरी आइटम्स होते हैं, या भटूरे खाते हो या ढोकला खाते हो, इस तरह का जो भी स्पॉन्जी आप फूड खाते हो, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है तो उस डो में से इवॉल्व होगी है और अपने पीछे होल करती हुई जाती है, तो उससे क्या होता है? डो में फ्लफीनेस आ जाती है। तो इट इज वेरी यूजफुल इन कुकिंग। बाकी खाना को, फूड को जल्दी कुक करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करा जाता है, अगर हमें कुकिंग फास्ट करनी है तो। इसके यूजेस मैंने इधर लिखे हैं, इसके यूजेस देख लीजिए। यूज्ड इन बेकिंग एंड कुकिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटा एसिड, जो आप इनो वगैरह घर में देखते होंगे अपने, तो उसमें मेन यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, एंटा एसिड भी होता है वो। फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। देखिए ये है बेकिंग सोडा, और ये किसको बनाने के लिए यूज होता है? बेकिंग पाउडर को। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड, एडिबल एसिड होते हैं, बहुत वीक एसिड्स होते हैं। किसमें मिलेंगे? ग्रेप्स में मिलेंगे एंड टेमरिंड में मिलेंगे। तो ये यहाँ, ये जो एसिड मिक्स करा जाता है जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के संग, तो हमको बेकिंग पाउडर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी क्या क्रिस्पीनेस आती है फूड में। ये भी बेकिंग में यूज करा जाता है, कुकिंग में यूज करा जाता है। फूड में क्रिस्पीनेस आएगी और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है तो फूड को और फ्लफी कर देता है। यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो घर में छोटी मोटी फायर लग जाती है, वहां पर ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज करे जाते हैं, उसमें ये यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और H2SO4 होगा, अलग अलग कंटेनर में ये फिल होते हैं। जब भी नॉब को ब्रेक करा जाता है तो एसिड जो है वो बेस के ऊपर ड्रॉप हो जाता है, और उसके होने के बाद वहां पर सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। वाटर के वेपर भी निकलते हैं, तो क्या होता है? ये जो इग्निशन टेम्परेचर है उस फायर का, उसको थोड़ा सा लो कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जब भी फायर होगी, तो वहां पर हम ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो क्या करती है? वो फायर का ऑक्सीजन के संग जो कनेक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, उसको ब्रेक कर देती है।
उसकी सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक कर देगी। तो इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करे जाते हैं। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि घर में जो चीजें आपको इतनी मिलती हैं, जो आप सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज कर रहे थे, और देखो मैंने कितने सारे इसके यहाँ पर यूजेस बता दिए आपको। प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क कैसे होता है, जब समर्स में मिल्क जो है वो सार होने लगता है कई बार। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो अगर आप उसमें एक पिंच जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे, तो वो जाकर के लैक्टिक एसिड जो एक्स्ट्रा बन रहा है उससे रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना लेगा एंड वाटर। तो क्या है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मिल्क जो है वो फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। नेक्स्ट सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। इसको हम कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा, और इसको हम कहते हैं जब इस तरह से डॉट लगा करके वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। ये कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के संग इसको जब मिक्स कर दिया जाता है हीट दे करके, थोड़ा टेम्परेचर दे करके, तो हमारे पास आ जाता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, 10 को हम डेका कहते हैं, तो इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। बहुत कॉमन है, कहाँ पे यूज होगा, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स एक मेडिकल मेडिसिन की तरह यूज करा जाता है। जैसे कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बोरेक्स जो है वो स्वेल करके, हीट करके थोड़ा सा बच्चों को दांतों में अगर लगाया जाता है, तो बच्चों के दांत जो है वहां से जो गम है वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसमें टीथ जो है वो इजीली उसका बाहर आ जाता है। और इसको हम जब भी आई इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर्स भी इसको क्या कहते हैं कि बोरेक्स का जो पाउडर है वो, उसको आप पानी में मिक्स करके आई वॉश करिए, तो ये इन्फेक्शन को भी दूर करता है। तो काफी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हो जाती है। क्लींजिंग एजेंट होता है हाउसेज में, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस देखो, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो तो बॉईल करके निकाली जा सकती है, पानी की बॉईल करो और उसको सीव कर लो कपड़े से किसी से, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस निकल जाती है। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो वाटर की हम सोडियम कार्बोनेट से ही रिमूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट आ जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो जब कैल्शियम सल्फेट के संग हेमीहाइड्रेट, आधा मॉलिक्यूल वाटर का मिक्स हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका नॉर्मल जो कॉमन नेम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसकी प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं जिप्सम से। These salts are very very important. इनके कॉमन नेम, इनके केमिकल नेम, इनका केमिकल फॉर्मूला एंड इनके यूजेस, प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके इतने सारे, अब आपको लग रहा होगा इतने सारे सॉल्ट्स मैम ने बता दिए, अब कैसे हम उनके कॉमन नेम याद करेंगे। तो मैं इस वीडियो में नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, आप लोग बोर हो जाओगे इतना लेंथी वीडियो देख करके, तो मैं इसकी एक अलग से ट्रिक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सॉल्ट्स के फॉर्मूला और कॉमन नेम कैसे याद कर सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन क्या होती है, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये पार्ट आपका चल रहा है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट टू वाटर मॉलिक्यूल्स जब अटैच्ड होंगे तो इसको हम कहते हैं जिप्सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये कंपाउंड होता है, ये सीमेंट में भी मिलाया जाता है। सीमेंट में क्या है कि बहुत जल्दी उसकी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है। तो एकदम से, क्योंकि हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं उसको, तो ऐसा तो नहीं है कि आगे सीमेंट निकाला, पानी वो इतना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है कि जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में है उसको भी एब्जॉर्ब करके वो हार्ड हो जाता है। तो उसकी इतनी ज्यादा हार्डनेस को, इतनी क्विक हार्डनेस को स्टॉप करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या होता है, उसको थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ा देता है सेटिंग का। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो कैल्शियम सल्फेट को जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस,
इस पर जब हीट करेंगे तो हमको मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का यहाँ से बाहर आ जाता है। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो 1.5 मॉलिक्यूलों में वाटर का भी शो करना है यहाँ पर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया क्योंकि थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट कर रहे हैं तब तो हमको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर ये हीट करते करते आप 400 डिग्री केल्विन तक ले गए तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और उस समय इसको हम कहते हैं, कहा गया, ये रहा डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों को ओवरलुक कर देते हैं। मैं इसीलिए यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ कि वो आपको ध्यान रहे। डेड बर्न्ड प्लास्टर, जिसको हम एनहाइड्रस, क्योंकि उसमें से सारा पानी निकल गया, 400 डिग्री केल्विन पर आप इसको हीट कर रहे हो, सारा पानी उसका इवोपरेट हो गया, अब वो एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस मतलब कोई पानी नहीं है, ये ध्यान रखनी है, टर्म्स आपको जो नई नई बताई जाती है उनको याद रखा करिए। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। जिप्सम जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम डेड बर्न प्लास्टर, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसको। और इसमें कोई भी हार्डनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ऐसे यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई देखो काम करा जाता है, कोई भी इंडस्ट्री में काम चल रहा है, तो कभी हो सकता है कि टेम्परेचर 400 डिग्री 400 केल्विन तक पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं कि वो यूजलेस ही है, उसको कहीं और बिल्डिंग मटेरियल में और चीजों में यूज कर लिया जाता है। अब ये कहाँ पर यूज करा जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर बच्चों के या किसी के भी जो फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, तो वहां पर डॉक्टर जो है एक व्हाइट कलर का पेस्ट लगा के प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। इसके बाद फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, बहुत सारे डेकोरेशन मटेरियल, बहुत सारे आप क्ले मॉडलिंग के स्ट्रक्चर्स देखते हो तो वो सारे जो है इसी से बनाए जाते हैं। एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए आपने देखा होगा कि जो व्हाइट वॉश करते हैं वो क्या यूज करते हैं, जैसे प्लास्टर करा है वॉल पर तो वो अनइवन सा है, तो उसको इवन करने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करते हैं, या आपने सीलिंग पर देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, स्टेचूज बनाने में यूज होता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और ये कुल मिलाकर के आपके सारे सॉल्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इनको बच्चों याद करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है डेफिनेटली इसमें से, क्योंकि देखो अब आपका जो भी आप पढ़ रहे हो वो अपना रिवाइज्ड सिलेबस पढ़ रहे हो जो आपका 2020-21 के लिए आया है, तो वहां पर क्या कि आपके 2-3 चैप्टर्स और काफी कंटेंट 30% जो कंटेंट है वो आपका वहां से डिलीट कर दिया गया है, तो क्या हो गया, इन चैप्टर्स की वेटेज बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसके बाद हम कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं हम क्या होता है। वाटर, देखो आप बहुत बार आपने जब सॉल्ट्स देखते हो तो आपको लगता है वो एकदम ड्राई है, लेकिन वो ड्राई नहीं होते, उनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जो एक प्लेन में जो ये सारे सॉल्ट्स की यूनिट्स जो है वो एक अरेंजमेंट इनका होता है, उनके बीच में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करके रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से जो देखने में हमको ड्राई लगते हैं सॉल्ट, जरूरी नहीं है कि वो ड्राई हो, उनके अंदर क्रिस्टल में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का एक फॉर्मूला यूनिट, ये फॉर्मूला यूनिट होता है, इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अगर यह 4 हो गया तो ये हम इसको ब्लू विट्रॉल नहीं कहेंगे, 6 हो गया तब भी हम इसको ब्लू विट्रॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। आपने अभी देखा था जब हमने ये जिप्सम को हीट करा था तो कैसे उसने एनहाइड्रस भी बनाया था और उससे आपको पीओपी भी मिला था। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका बहुत रोल होता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में जब 5 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे तब हम इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। ये ब्लू कलर का होता है। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये व्हाइट में टर्न हो जाएगा और वापस इसको पानी डाल के थोड़ा सा जिंदा करोगे तो ये वापस ब्लू विट्रोल बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट के संग अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो ये जिप्सम बनाता है। अभी आप डिटेल में पढ़ चुके हो व्हाट इज जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट में जब हाफ मॉलिक्यूल वाटर का होता है, इट इज हेमीहाइड्रेट, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का और मिला दोगे तो इट विल फॉर्म जिप्सम। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे आप बहुत जगह इसको देखोगे कि वाटर, ये डॉट लगा के H2O लिखा होता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, राइट। तो यहाँ पर अब आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे बायोलॉजी का, जिसमें हम टिश्यूज पढ़ाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसका मैं आपको ट्रिक वीडियो एक जल्दी ही अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे सेफ।